अगर कहानी अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करना। और चाहे तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। तो चलते हैं कहानी में, सिर्फ तुम मेरी हो। भाग 11। पुराने चर्च में गुप्त मुलाकात। रात का 1 बजने वाला था। घना कोहरा पहाड़ों को अपनी सफेद चादर में ढक चुका था। सुनसान सड़क पर विवान सिंघानिया की कार तेजी से पुराने चर्च की ओर बढ़ रही थी। उसके मन में सिर्फ एक ही बात थी, आज चाहे जो हो जाए, मैं सच जानकर ही वापस लौटूंगा। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि कुछ दूरी पर एक दूसरी कार भी उसकी हर हरकत पर नजर रखे हुए थी। उस कार में बैठी थी आराध्या। वह जानती थी कि विवान अकेले बहुत बड़े खतरे की ओर जा रहा है, इसलिए उसने बिना बताए उसका पीछा करने का फैसला किया था। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। कुछ देर बाद विवान की कार एक पुराने वीरान चर्च के सामने जाकर रुकी। वह चर्च वर्षों से बंद पड़ा था। टूटा हुआ मुख्य दरवाजा, दीवारों पर गहरी दरारें, रंगीन कांच की खिड़कियां बिखरी हुई थीं। चारों ओर ऐसा सन्नाटा था कि अपनी सांसों की आवाज भी साफ सुनाई दे रही थी। विवान धीरे धीरे अंदर गया। चर्च के बीचों बीच कुछ मोमबत्तियां जल रही थीं। उनकी टिमटिमाती रोशनी में काले लंबे कोट पहने एक आदमी वेदी के सामने खड़ा था। उसकी पीठ विवान की ओर थी। वह बिना मुड़े बोला, मुझे पता था तुम जरूर आओगे। विवान की आवाज ठंडी और सख्त थी। तुम कौन हो? कुछ पल की खामोशी के बाद वह आदमी धीरे धीरे मुड़ा। उसका आधा चेहरा आग से बुरी तरह झुलसा हुआ था। उसे देखते ही विवान की आंखें फैल गईं। उसके होंठ कांप उठे। विक्रम। वह आदमी हल्का सा मुस्कुराया। आखिरकार पहचान ही लिया। विवान अविश्वास से उसे देखता रहा। ये नामुमकिन है, मैंने अपनी आंखों से तुम्हारी लाश देखी थी। विक्रम की आंखों में नफरत जल उठी। वह धीरे धीरे विवान के करीब आया। मर गया था वह पुराना विक्रम। उसने अपनी मुट्ठी भींच ली। लेकिन जो आज तुम्हारे सामने खड़ा है, वह सिर्फ अपना बदला लेने लौटा है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। उधर चर्च के बाहर अंधेरे में छिपी आराध्या उनकी पूरी बातचीत सुन रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि विक्रम आखिर चाहता क्या है। वह थोड़ा और पास जाने लगी। अचानक उसका पैर सूखी टहनी पर पड़ गया। चर्राक। रात की खामोशी में वह आवाज बहुत तेज सुनाई दी। विक्रम तुरंत चौकन्ना हो गया। उसने तेज आवाज में कहा, कौन है वहां? आराध्या घबरा गई। वह तुरंत पीछे मुड़कर भागने लगी। लेकिन चारों तरफ से काले कपड़ों और मुखौटे पहने कई लोग निकल आए। उन्होंने कुछ ही सेकंड में उसे घेर लिया। आराध्या ने पूरी ताकत से उनका सामना करने की कोशिश की। उसने एक आदमी को धक्का दिया, दूसरे के हाथ पर जोर से वार किया, लेकिन वे लोग पहले से तैयार थे। एक आदमी ने पीछे से उसका मुंह दबा दिया। दूसरे ने उसके हाथ पकड़ लिए। आराध्या की दबी हुई चीख रात की हवा में खो गई। मम। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। चर्च के अंदर खड़ा विवान वह आवाज सुनते ही चौंक गया। उसने तुरंत बाहर की ओर दौड़ लगा दी, लेकिन वो कुछ सेकंड देर कर चुका था। एक काली वैन तेज रफ्तार से चर्च के सामने से निकलकर अंधेरे में गायब हो गई। विवान पूरी ताकत से उसके पीछे दौड़ा, लेकिन वैन उसकी पहुंच से बहुत दूर जा चुकी थी। सड़क पर सिर्फ एक चीज पड़ी थी, आराध्या का चांदी का ब्रेसलेट। विवान ने कांपते हाथों से उसे उठाया। उसने ब्रेसलेट को अपनी मुट्ठी में कसकर पकड़ लिया। उसकी आंखों में पहली बार आंसू चमक उठे। वह धीमी लेकिन दृढ़ आवाज में बोला, मैं वादा करता हूं, दुनिया के किसी भी कोने में छिप जाओ, मैं तुम्हें वापस लेकर आऊंगा। यह मेरा वादा है। दूर चर्च की छत पर खड़ा विक्रम ये सब देख रहा था। उसके होंठों पर ठंडी मुस्कान फैल गई। उसने धीरे से कहा, अब शुरू होगा असली खेल, जहां प्यार सबसे बड़ी कमजोरी बन जाएगा। ठंडी हवा का तेज झोंका आया। मोमबत्तियां एक एक करके बुझ गईं और पूरा चर्च फिर से गहरे अंधेरे में डूब गया। सिर्फ तुम मेरी हो। भाग 12। कैद। चारों ओर घना अंधेरा था। टप टप कहीं से पानी की बूंदें गिरने की आवाज आ रही थी। धीरे धीरे आराध्या को होश आने लगा। उसने आंखें खोलीं। सिर में तेज दर्द था। कुछ पल तक उसे समझ ही नहीं आया कि वह कहाँ है। जब उसने हिलने की कोशिश की तब उसे एहसास हुआ, उसके दोनों हाथ मजबूती से कुर्सी से बंधे हुए थे। उसने घबराकर चारों तरफ नजर दौड़ाई। यह एक पुराना सुनसान गोदाम था। जंग लगे लोहे के खंभे,
टूटी हुई दीवारें और छत से लटकता हुआ एक अकेला बल्ब जिसकी रोशनी बार बार झिलमिला रही थी। आराध्या ने पूरी ताकत से आवाज लगाई, कोई है, मुझे यहां से बाहर निकालिए। उसकी आवाज पूरे गोदाम में गूंजकर वापस लौट आई। अचानक कदमों की धीमी आहट सुनाई दी। ठक ठक ठक। अंधेरे से एक परछाई बाहर आई। वह था विक्रम। उसके चेहरे पर वही ठंडी और डरावनी मुस्कान थी। वह धीरे धीरे आराध्या के सामने आकर खड़ा हो गया। डर लग रहा है, आराध्या ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। तुम जो भी चाहते हो, मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता। विक्रम जोर से हंस पड़ा। तुम्हें नहीं पता, लेकिन तुम्हारी यादों को सब पता है। उसने अपनी जेब से एक पुराना चांदी का लॉकेट निकाला। बहुत सावधानी से उसे मेज पर रख दिया। जैसे ही आराध्या की नजर उस लॉकेट पर पड़ी, उसके सिर में असहनीय दर्द उठने लगा। उसने दोनों आंखें कसकर बंद कर लीं। और फिर यादों के धुंधले दरवाजे खुलने लगे। एक छोटा लड़का रोते हुए उसका हाथ पकड़ने की कोशिश कर रहा था। चारों तरफ आग की लपटें, लोगों की चीखें और किसी की घबराई हुई आवाज। नैरा, भागो, पीछे मत देखना। आराध्या अचानक जोर से चीख उठी। नहीं, उसकी सांसें तेज हो गईं। वह कांपने लगी। विक्रम उसकी हालत देखकर संतुष्ट नजर आया। उसने धीरे से कहा, याद करो, क्योंकि सच तुम्हारे अंदर ही छिपा है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। उधर विवान ने पूरी रात आंख नहीं झपकाई। उसके सामने सिर्फ एक ही लक्ष्य था, आराध्या को सुरक्षित वापस लाना। वो अपने कमरे में गया। अलमारी के अंदर बने एक गुप्त लॉकर को खोला। उसमें रखा एक काला धातु का बॉक्स उसने बाहर निकाला। धीरे से बॉक्स खोला। अंदर 3 चीजें थीं, एक पिस्तौल, एक पुरानी कलाई घड़ी और एक तस्वीर। विवान ने तस्वीर अपने हाथ में ली। उसमें 2 छोटे बच्चे मुस्कुरा रहे थे। एक वो खुद था और दूसरी आराध्या। वह तस्वीर को कुछ पल तक देखता रहा, फिर बहुत धीमे स्वर में बोला, इस बार मैं तुम्हें खोने नहीं दूंगा, चाहे मुझे अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े। उसी समय उसका मोबाइल कंपन करने लगा। एक अनजान नंबर से वीडियो आया था। विवान ने तुरंत वीडियो चलाया। स्क्रीन पर आराध्या दिखाई दी। वो उसी कुर्सी से बंधी हुई थी। उसकी आंखों में थकान थी, लेकिन हिम्मत अब भी बाकी थी। कुछ सेकंड बाद कैमरे के सामने विक्रम आया। वह सीधे कैमरे में देखते हुए बोला, 24 घंटे, बस इतने ही घंटे हैं तुम्हारे पास। उसने हल्की मुस्कान के साथ आगे कहा, जो फाइल तुम्हारे दादाजी के पास है, उसे लेकर अकेले मेरे पास आना। विवान का चेहरा सख्त हो गया। विक्रम ने अचानक चाकू निकालकर आराध्या की गर्दन के पास रख दिया। अगर फाइल नहीं लाए तो तुम्हारी आंखों के सामने इसकी आखिरी सांस निकलेगी। वीडियो यहीं समाप्त हो गया। कुछ पल तक कमरे में सन्नाटा छाया रहा। विवान की मुट्ठियां गुस्से से भींच गईं। उसकी आंखों में पहली बार ऐसा क्रोध दिखाई दिया जिससे कोई भी डर जाए। बिना एक पल गंवाए वह दादाजी के कमरे की ओर दौड़ा। उसे पूरा विश्वास था वह रहस्यमय फाइल वहीं होगी। लेकिन कमरे का दरवाजा खुला था। अंदर कोई नहीं था। कमरा पूरी तरह खाली था। खिड़की खुली हुई थी। पर्दे हवा में धीरे धीरे लहरा रहे थे। विवान की नजर मेज पर पड़ी। वहां एक छोटा सा कागज रखा था। उसने कांपते हाथों से उसे उठाया। उस पर लिखा था, बहुत वर्षों तक मैंने सच छिपाकर रखा। अब समय आ गया है कि सब कुछ समाप्त हो जाए। मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना। विवान कुछ पल तक वहीं खड़ा रह गया। उसके मन में एक ही सवाल गूंज रहा था, क्या दादाजी अपनी मर्जी से गए हैं या उन्हें भी कोई अपने साथ ले गया है। उसे अब साफ समझ आ चुका था, विक्रम का निशाना सिर्फ आराध्या नहीं है। उसने इस खेल में राजवीर सिंघानिया को भी शामिल कर लिया है। और अब समय बहुत कम बचा था। सिर्फ तुम मेरी हो। भाग 13। गुप्त फाइल। सुबह होने में अभी कुछ घंटे बाकी थे। सिंघानिया पैलेस के हर कमरे में बेचैनी फैली हुई थी। मीरा जी बार बार भगवान से आराध्या की सलामती की प्रार्थना कर रही थीं। अर्जुन सिंघानिया सुरक्षा टीम के साथ लगातार संपर्क में थे। लेकिन विवान, वो पूरी तरह शांत दिखाई दे रहा था।
जो लोग उसे अच्छी तरह जानते थे वे समझते थे कि उसकी यह खामोशी किसी तूफान से पहले की खामोशी है। वह सीधे दादाजी के निजी अध्ययन कक्ष में गया। राजवीर सिंघानिया ने हमेशा उस कमरे को किसी को छूने नहीं दिया था। विवान ने कमरे की हर अलमारी, हर दराज और हर शेल्फ ध्यान से देखी, लेकिन वह रहस्यमयी फाइल कहीं नहीं मिली। तभी उसकी नज़र दीवार पर टंगी एक पुरानी घड़ी पर पड़ी। उसे अचानक बचपन की एक बात याद आई। दादाजी अक्सर कहा करते थे, हर राज ताले में नहीं छिपता, कुछ राज समय के पीछे भी छिपे होते हैं। विवान धीरे धीरे घड़ी के पास गया। उसने घड़ी की सुइयों को 10:10 पर घुमाया। टक! दीवार के पीछे से हल्की आवाज आई। अगले ही पल बुकशेल्फ का एक हिस्सा धीरे धीरे खुल गया। उसके पीछे एक छोटा सा गुप्त कक्ष था। अंदर एक लोहे की तिजोरी रखी थी। तिजोरी खुली हुई थी, लेकिन उसके भीतर सिर्फ एक लिफाफा रखा था। विवान ने तुरंत उसे खोला। अंदर एक चिट्ठी थी। उस पर राजवीर सिंघानिया की लिखावट थी। अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो समझ लो कि मैं अपनी मर्जी से गया हूं। विक्रम जिस फाइल की तलाश कर रहा है वह असली फाइल नहीं है। असली सच किसी कागज में नहीं, एक इंसान की यादों में छिपा है। और वह इंसान आराध्या है। विवान की सांसें तेज हो गईं। तो क्या आराध्या की खोई हुई यादें ही उस रहस्य की चाबी थीं? उसी समय उसका फोन फिर बजा। इस बार एक लोकेशन भेजी गई थी, साथ में सिर्फ एक लाइन लिखी थी, अगर उसे जिंदा देखना चाहते हो तो 2 घंटे के अंदर यहां पहुंचो, अकेले आना। विवान ने बिना देर किए अपनी पिस्तौल उठाई। वह बाहर निकलने ही वाला था कि अर्नव उसके सामने आ गया। भैया, आप अकेले नहीं जाएंगे, विवान ने सख्त आवाज में कहा। यह मेरा मामला है, अर्नव ने पहली बार उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा। और आराध्या भाभी, अब सिर्फ आपका मामला नहीं, हमारे परिवार की जिम्मेदारी भी है। विवान कुछ पल चुप रहा, फिर उसने अर्नव के कंधे पर हाथ रखा। अगर मैं वापस न आऊं, अर्नव ने तुरंत उसकी बात काट दी। ऐसी बात दोबारा मत कहिए, हम सब वापस आएंगे, आराध्या भाभी के साथ। उधर गोदाम में बैठी आराध्या को फिर वही धुंधली आवाज सुनाई दी, नैरा। इस बार उसने डरने के बजाय अपनी आंखें बंद कर लीं। अचानक उसकी यादों में एक नया दृश्य उभरा। आग से घिरा वही पहाड़ी बंगला, एक महिला उसे गोद में उठाकर भाग रही थी और उसके गले का वही चांदी का लॉकेट खोलकर किसी दूसरे बच्चे के गले में पहना रही थी। आराध्या ने घबराकर आंखें खोल दी। वह धीरे से फुसफुसाई, नहीं, सच वैसा नहीं है जैसा सब समझ रहे हैं। उसी समय दरवाजा खुला। विक्रम अंदर आया। उसने मुस्कुराकर कहा, लगता है तुम्हारी यादें लौटनी शुरू हो गई हैं। बहुत अच्छा, क्योंकि खेल अब अपने आखिरी पड़ाव की ओर बढ़ रहा है। सिर्फ तुम मेरी हो। भाग 14। आमना सामना। रात के 2 बज रहे थे। घना जंगल, सुनसान सड़क और मोबाइल पर भेजी गई लोकेशन की तरफ तेजी से बढ़ती विवान की कार। उसकी आंखों में सिर्फ एक ही लक्ष्य था, आराध्या को हर हाल में वापस लाना। कुछ देर बाद वह एक पुराने बंद पड़े फैक्ट्री परिसर के सामने पहुंचा। चारों तरफ जंग लगे लोहे के गेट, टूटी हुई दीवारें और अजीब सी खामोशी फैली हुई थी। विवान कार से उतरा। उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई। अचानक अंधेरे से एक आवाज आई, समय पर आ गए विवान। अगले ही पल कई मुखौटा पहने लोग चारों तरफ से बाहर निकल आए। उनके हाथों में हथियार थे। विवान बिल्कुल शांत खड़ा रहा। एक आदमी आगे बढ़ा। फाइल कहाँ है? विवान ने ठंडी नजर से उसकी तरफ देखा। पहले आराध्या। वह आदमी हंस पड़ा। तुम अभी भी सौदे की शर्तें रखने की हालत में नहीं हो। इतना कहते ही उसने इशारा किया। 4 लोग एक साथ विवान पर टूट पड़े। लेकिन विवान तैयार था। उसने पहले आदमी का हाथ पकड़कर उसे जोर से जमीन पर गिरा दिया। दूसरे के पेट में घूंसा मारा। तीसरे के हाथ से हथियार छीनकर उसे दूर फेंक दिया। कुछ ही मिनटों में कई लोग जमीन पर पड़े कराह रहे थे। तभी जोरदार ताली की आवाज गूंजी। ताली, ताली, ताली। अंधेरे से विक्रम बाहर आया। उसके चेहरे पर वही ठंडी मुस्कान थी। कमाल है विवान, तुम पहले से भी ज्यादा खतरनाक हो गए हो, विवान ने गुस्से से कहा। आराध्या कहाँ है? विक्रम ने ऊपर की ओर इशारा किया। विवान ने देखा।
फैक्ट्री की दूसरी मंजिल पर आराध्या कुर्सी से बंधी हुई थी। उसके आसपास 2 हथियारबंद लोग खड़े थे। आराध्या ने विवान को देखते ही आवाज दी, विवान, यहाँ मत आइए, ये जाल है। विवान एक कदम भी पीछे नहीं हटा। विक्रम मुस्कुराया, अगर उसे बचाना है तो पहले मेरा एक सवाल जवाब दो। 20 साल पहले आग वाली रात तुम्हें सबसे पहले किसने बाहर निकाला था? विवान कुछ पल के लिए चुप हो गया। उसके दिमाग में धुंधली यादें घूमने लगीं। एक महिला, धुआं, आग और किसी की आवाज, दोनों बच्चों को बचाओ। अचानक उसका सिर दर्द से फटने लगा। विक्रम मुस्कुराया, यादें लौट रही हैं, बहुत अच्छा। उसी समय आराध्या की नजर अपनी कुर्सी के पीछे पड़ी एक जंग लगी लोहे की प्लेट पर गई। उसने धीरे धीरे रस्सी को उस तेज किनारे से रगड़ना शुरू कर दिया। रस्सी थोड़ा थोड़ा कटने लगी। किसी की नजर उस पर नहीं थी। नीचे विक्रम और विवान आमने सामने खड़े थे। दोनों की आंखों में वर्षों का दर्द और गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। विक्रम ने अपनी जेब से एक पुरानी तस्वीर निकाली। उसने तस्वीर विवान की ओर फेंक दी। तस्वीर जमीन पर गिरते ही विवान की सांस रुक गई। उस तस्वीर में एक महिला की गोद में 2 छोटे बच्चे थे। एक विवान और दूसरा बच्चा आराध्या नहीं थी। विवान अविश्वास से तस्वीर को देखता रह गया। उसके होंठों से बस एक शब्द निकला, यह कैसे संभव है? ऊपर बंधी आराध्या भी तस्वीर को देखकर स्तब्ध रह गई, क्योंकि पहली बार उसे महसूस हुआ कि शायद उसके अतीत की कहानी अब तक जितनी वह जानती थी, सच उससे कहीं ज्यादा गहरा है। सिर्फ तुम मेरी हो। भाग 15। अधूरा सच। पुरानी फैक्ट्री के अंदर कुछ पल के लिए ऐसा सन्नाटा छा गया कि सबकी सांसों की आवाज तक सुनाई दे रही थी। विवान की नजर अब भी उस तस्वीर पर टिकी हुई थी। उसके हाथ हल्के हल्के कांप रहे थे। उसने तस्वीर फिर से उठाई। उसमें सचमुच वही महिला थी जिसकी धुंधली झलक उसे बचपन के सपनों में दिखाई देती थी। लेकिन दूसरा बच्चा आराध्या नहीं था। उसके चेहरे का हिस्सा किसी ने जानबूझकर फाड़ दिया था। विवान ने गुस्से से विक्रम की तरफ देखा। ये सब क्या है? तुम कहना क्या चाहते हो? विक्रम हल्का सा मुस्कुराया। सच हमेशा उतना आसान नहीं होता, विवान। तुम जिस कहानी पर 20 साल से विश्वास करते आए हो, वो पूरी कहानी नहीं है। उसी समय ऊपर दूसरी मंजिल पर बंधी आराध्या चुपचाप अपनी रस्सी को लोहे के तेज किनारे से रगड़ रही थी। रस्सी अब लगभग कट चुकी थी। उसने नीचे देखा। विवान का पूरा ध्यान विक्रम पर था। वह जानती थी कि यही सही मौका है। टप! रस्सी टूट गई। उसने धीरे से अपने हाथ आजाद कर लिए, लेकिन उसने कोई आवाज नहीं की। नीचे विवान ने एक कदम आगे बढ़ते हुए कहा, अगर बदला लेना ही है तो मुझसे लो। आराध्या को छोड़ दो। विक्रम की आंखों में एक पल के लिए अजीब सा भाव आया। फिर वह ठंडी हंसी हंसा। तुम अभी भी नहीं समझे। ये खेल सिर्फ बदले का नहीं, सच का भी है। उसने अपनी जेब से एक छोटी सी चाबी निकाली। इस चाबी से वो कमरा खुलेगा जहां 20 साल पहले सब कुछ शुरू हुआ था। लेकिन अफसोस, शायद तुम वहां तक पहुंच ही ना पाओ। इतना कहते ही उसने अपनी उंगलियां चटकाईं। अचानक पूरी फैक्ट्री में सायरन बजने लगा। वून वून वून। लाल चेतावनी लाइटें जल उठीं। चारों तरफ से हथियारबंद लोग फिर बाहर निकल आए। विवान तुरंत सतर्क हो गया। उसी समय ऊपर से आराध्या ने जोर से आवाज लगाई, विवान, संभलिए। एक नकाबपोश पीछे से विवान पर हमला करने ही वाला था। विवान झटके से मुड़ा और उसका वार रोक दिया। फिर शुरू हुई जबरदस्त लड़ाई। घूंसों की आवाज, लोहे की रॉडों की टक्कर। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। इसी बीच आराध्या ने पास पड़ी लोहे की पाइप उठाई और अपने सामने खड़े एक गुंडे को धक्का देकर नीचे भागने लगी। विक्रम ने उसे भागते देखा। उसे रोको। 2 आदमी तुरंत उसके पीछे दौड़े। आराध्या पूरी ताकत से दौड़ रही थी। अचानक उसका पैर टूटी हुई सीढ़ी में फंस गया। वो गिरने ही वाली थी कि तभी एक मजबूत हाथ ने उसका हाथ पकड़ लिया। वो विवान था। उसने आराध्या को अपनी ओर खींच लिया। दोनों की नजरें मिलीं। कुछ पल के लिए जैसे समय थम गया। विवान ने धीमे से कहा, मैंने कहा था ना,
मैं तुम्हें वापस लेकर जाऊंगा। आराध्या की आंखें भर आईं। लेकिन उसी क्षण धाएं, गोली चलने की आवाज पूरे गोदाम में गूंज उठी। विवान ने तुरंत आराध्या को अपनी बाहों में लेकर पीछे घुमा दिया। गोली किसे लगी, ये धुएं और अफरा तफरी में किसी को दिखाई नहीं दिया। सिर्फ फर्श पर गिरती खून की कुछ बूंदें दिखाई दी और विक्रम की रहस्यमयी आवाज गूंजी। अब खेल सचमुच शुरू हुआ है। क्रमशः। अगर कहानी अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करना और चाहे तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। तो मिलते हैं अगले पाठ में।